कि 1970 के इंतखाबात पहली बार वन मैन वन वोट के यूनिवर्सल उसूल के तहत हुए थे और हम उनके नताइज को नहीं संभाल सके। इसके नतीजे में पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। फिर मगरबी पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन गया जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब की हुकूमत कायम हुई। अब आजमाइश ये थी कि इन इलेक्शन के नताइज को संभालते हुए 5 साला आईनी मुद्दत कैसे पूरी होगी। आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद जो इंतखाबात होंगे उनमें अंदाजा होगा कि इस मुल्क में जमहूरियत की जुड़ें कितनी मजबूत हुई हैं। अगर हम ये समझ ले कि 1970 के इंतखाबात फौजी इंतजाम से सिविलियन निज़ाम की जानिब एक सफ़र था, लेकिन बदकिस्मती से इंतखाबात नताइज भी नहीं संभाल सके और मुल्क एक बार फिर फौजी बूटों तले दब गया। 1973 का मुत्तफ़िका आइन था। जब बनाया गया तो इसमें खुसूसी तौर पर आर्टिकल 6 शामिल किया गया था ताकि आइंदा के लिए बालाए आइन इक़दामात का रास्ता बंद हो जाए। इस शर्त के तहत अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से आइन को पामाल करने की कोशिश की, जुज़वी तौर पर आइन को मुअत्तल करने की कोशिश की या इस साजिश में जो भी शरीक हुआ, इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा सजाए मौत दी जा सकती है। लेकिन आइंदा जो कुछ हुआ यह आर्टिकल इसको नहीं रोक सका और आज आइन की दीगर शकों की तरह इस आइन के खालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्लियामेंट की 5 साला मुद्दत जो कि 14 अगस्त 1977 में ख़त्म होना थी, इससे तकरीबन 7 माह पहले ये सोचकर इंतखाबात का ऐलान कर दिया कि मैं खासा मकबूल हूँ और ये इलेक्शन आसानी से जीत जाऊंगा। यानी उन्होंने 10 जनवरी 1977 को अचानक असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया। भुट्टो साहिब का ये तासुर कि वो इंतखाबात आसानी से जीत जाएंगे बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने 1973 का आइन बनाया था जो कि ज्यादा जमहूरी था और इसमें फेडरेशन के जज्बात समोए गए थे। दूसरा ये कि 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान बदहाली की कैफियत से गुजर रहा था। भुट्टो की हुकूमत ने आवाम को इससे निकालने की कोशिश की थी। भारत के कब्जे में जो इलाके थे और हमारे तकरीबन 90,000 कैदियों को छुड़वाने के लिए शिमला मुआहदा किया था। इसके अलावा भुट्टो साहिब ने इक्तिसादी, तालीमी और रोजगार के मैदान में अहम अवाम दोस्त इस्लाहात भी की थी, मगर साथ ही साथ उन्होंने सनतें और इदारे नेशनलाइज करने यानी कौमियाने की पॉलिसी अपनाई थी। इस जमाने में तीसरी दुनिया के बहुत से ममालिक में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी का रुझान था, क्योंकि गुमान यह था कि नेशनलाइजेशन वो गीदड़ संगी है जिससे अवाम के मसाइल रातों रात हल हो सकते हैं। जाहिर है कि जब अशराफिया और नौकरशाही के मफादात पर ज़रब लगती है तो वो बज़ाहिर तो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ चाहरियां भी तेज होने लगती हैं और रफ्ता रफ्ता वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी यही हुआ कि वो खुश आमदी टोले प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट में गैर महसूस तरीके से गिरती चले गए। उनका सरकारी रिपोर्ट्स पर इन्हिसार बढ़ने लगा कि अवाम क्या सोच रहे हैं और यूं वो रफ्ता रफ्ता अवाम से कटते चले गए। चूंकि इंतखाबात जमहूरियत के शहर में दाखिल होने का पहला रास्ता है, इसलिए 1973 के आइन के नफाज के बाद होने वाले इंतखाबात के नतीजे में तवक्को की गई थी मुंतखब हुकूमत अब जमहूरियत को पनपने का पूरा मौका फराहम करेगी खुद। लेकिन हुआ ये कि 1973 के आइन के नफाज के चंद ही माह बाद सूबा सरहद मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कौम परस्त हुकूमतें कायम थी। भुट्टो साहिब ने उन्हें बरतरफ कर दिया। इसके नतीजे में बलूचिस्तान में शोरिश शुरू हो गई। नाखुश और अलिफाक्ताई हुए लोगों ने बंदूकें संभाले और वो पहाड़ों पर चढ़ गए। भुट्टो साहिब ने बलूचिस्तान और सरहद की क़ियादत को गद्दारी, तखरीबकारी, दहशतगर्दी की दफात लगाकर हैदराबाद साजिश केस में मुलव्वस कर दिया। हालांकि भुट्टो साहिब मकबूल आदमी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सियासी मुखालफीन को कुचलने के लिए कई इक़दामात किए। इनमें सबसे बड़ा इक़दाम आइन के नफाज के बावजूद 1965 की जंग के दौरान नाफिज इमरजेंसी का बहुत सा हिस्सा उन्होंने बरकरार रखा, हालांकि आइन के नफाज के बाद इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा मीडिया पर भी सख्ती हुई। हुकूमत मुखालिफ जराइदा अखबारात के डिक्लेरेशन भी मनसूख हुए। सहाफ़ियों को पाबंद सलासिल भी किया गया। पीपल्स पार्टी जब नई बनी थी तब इनमें अंदरून जमात मशावरत का अमल होता था, लेकिन जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो किचन कैबिनेट में भी गैर मुंतखब अनासिर शामिल होते चले गए। इससे पार्टी के अंदरूनी ढांचे से ऊपर की क़ियादत मुनक़ते होती चली गई। शायद ये दोबारा मार्शल लॉ लगने का खौफ था कि उन्होंने एक नीम फौजी इदारे तश्कील दिया जिसे फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF का नाम दिया गया। जब नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल का इल्जाम भुट्टो साहिब पर लगाया गया था तो इसमें FSC के DG को भी मुलव्वस करार दिया गया, जो बाद में वदा मुआफ़ गवाह बन गए थे। FSF की तश्कील पर इस वक्त की फौजी क़ियादत को तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो इसे शक की निगाह से देखते थे।
उनके मुताबिक जब पुलिस और मुसल्ला अफवाज मौजूद हैं तो एक नीम फौजी इदारे की तश्कील की क्या ज़रूरत है। बैन अल-अक़वामी सतह पर भी पेचीदगियां पैदा होनी शुरू हुई। मसलन 1974 में भारत के एटमी धमाके के बाद पाकिस्तान ने जब फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का सौदा किया तो अमेरिका ने ज़ोर शोर से इसकी मुखालफत की। इसके अलावा 1973 की अरब इसराइल जंग में भुट्टो साहिब ने खुलकर अरबों का साथ दिया और उन्हें तकनीकी मदद भी फराहम की। इस दौरान सऊदी अरब और ईरान की क़ियादत में मगरबी ममालिक के लिए तेल की जो पाबंदी लगी थी, इसमें भी बताया जाता है कि भुट्टो साहिब ने फ़ाल किरदार अदा किया। उन्होंने फरवरी 1974 में इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने के लिए लाहौर में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई थी। इसके अलावा खलीजी रियासतों बशमूल सऊदी अरब से खुसूसी इक्तिसादी और सिफारती मरासिम भी कायम किए, जिससे इक्तिसादी फ़वाइद हासिल हुए और पहली बार पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क बकसरत जाने लगे। तो इस पस मंजर में 10 जनवरी 1977 के इंतखाबात का ऐलान हुआ तो अचानक से हिज़्ब इख्तिलाफ का एक नौजमाती इत्तेहाद पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA सामने आया। अगर आप इस जमाने के अखबारात देखें तो PNA का क़याम हुकूमत के लिए धचका था। गालिबन इस इत्तेहाद के बारे में एजेंसीज ने पूरी मालूमात फराहम नहीं की थी। अपोजिशन के कैंप में क्या खिचड़ी पक रही है। यूं भुट्टो साहिब की आंखों के सामने रातों रात PNA तश्कील पा गया और भुट्टो साहिब का ये हिसाब कि हम आसानी से जीत जाएंगे, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। PNA में 9 जमातें थीं। असगर खान की तहरीक इस्तिक़लाल, मियां तुफ़ैल मोहम्मद साहिब की जमात इस्लामी, मुफ्ती महमूद साहिब की जमियत उलमाए इस्लाम, शाह अहमद नूरानी साहिब की जमियत उलमाए पाकिस्तान थी। पीर पगाड़ा का मुस्लिम लीग का धड़ा भी इसमें शामिल था। शेरबाज मज़ारी की सरबराही में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी के बाद ज़हूर में आई थी, वो भी इस इत्तेहाद में शामिल थी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसे बुजुर्ग सियासतदान, जिनका तमाम सियासी हलकों में एहतराम किया जाता था, वो भी इस इत्तेहाद में शामिल थे। खाकसार तहरीक और सरदार अब्दुल क़य्यूम की कश्मीर की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी इस इत्तेहाद का हिस्सा थी। तो ये वो 9 सितारे थे जिनमें से बेशतर जमातें वो थीं जो 1975 में भी पीर साहिब पगाड़ा की क़यादत में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बना चुकी थी और उनका मुतालबा था कि 1973 के आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन भुट्टो साहिब ने उनके इस मुतालबे से इनकार। PNA में दाएं बाजू की मजहबी सियासी सोच काफ़ी नुमायां थी। मुझे याद है कि उन्होंने जो इंतखाबी मंशूर पेश किया था, इसमें एक नारा था कि हम इक़्तिदार में आने के बाद 1970 की कीमतें वापस लाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को यकीन था कि वो जीत जाएगी। इस वक्त कौमी असेंबली की 216 नशिस्तें हुआ करती थी, 200 जनरल, 10 ख़वातीन, जबकि 6 अक़लियतों की नशिस्तें थीं। लेकिन हुआ ये कि 7 मार्च को होने वाले इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पंजाब और सिंध के वज़राए आला समेत तकरीबन 19 पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मुतनाज़ा हालात में खुद को बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिया और यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। इलेक्शन का इनेकाद होने वाला था और अगर ऐसे हालात में इतनी बड़ी तादाद में कलीदी ओहदों पर फाइज लोग खुद को बिला मुकाबला मुंतखब करवा लें तो इंतखाबात की साख पर धब्बा लग जाता है। मेरा ख्याल है कि ये इस हुकूमत की पहली सियासी गलती थी। इसके बाद 7 मार्च की पोलिंग में बज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने 151 नशिस्तें जबकि PNA ने 36 नशिस्तें जीते। बिला मुकाबला इंतखाब की वजह से तासुर ये था कि सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया है और मकामी सतह पर सियासी गुंडागर्दी के नतीजे में शायद पीपल्स पार्टी को ये कामयाबी हासिल हुई है। इस जमाने के मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि पोलिंग के दिन बहुत से मकामात पर बेल्ट बक्स छीने गए और उनमें वोट में भरे गए और दीगर मुतअद्दिद बेकायदगियां भी हुईं। PNA हैरान थी कि उन्हें सिर्फ 36 नशिस्तें मिली हैं, तो उन्होंने 10 मार्च 1977 को मुनक्किद होने वाले सूबाई इंतखाबात का बायकॉट किया। 11 मार्च को मुबैना धांधली के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहिरे और पहिया जाम हड़तालें शुरू हो गई। चूँकि PNA में मजहबी सियासी जमातों का असर और सूख ज्यादा था, तो पाकिस्तान की बेशतर मसाजिद बिलखुसूस कराची और पंजाब की मसाजिद भुट्टो मुखालिफ तहरीक का गढ़ बुनती चली गई। फिर इस तहरीक का रुख बदलने लगा। पहले तो इसका नारा था कि धांधली हुई है, इंतखाबात दोबारा करवाए जाएं, लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बाद एक नया नारा सामने आया कि मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा लाया जाएगा। ये तहरीक शहरों की हद तक खासी मुअस्सर साबित हुई क्योंकि मीडिया शहरों में था और मीडिया भुट्टो हुकूमत से तंग था।
अपोजिशन सख्त गिरी से तंग थी। ताजिर तबका नेशनलाइजेशन से तंग था। इस तहरीक को ताजिर तबका की भरपूर हिमायत हासिल हुई। मजहबी मदारिस के तलबा और मजहबी सियासी जमातों के स्टूडेंट विंग्स ने स्ट्रीट पावर के तौर पर काफ़ी फाल किरदार अदा किया और उनकी देखा देखी वकला की भी हुकूमत को जिस वक्त लचक दिखानी चाहिए थी इस वक्त नहीं दिखाई, और जब वक्त गुजरने लगा तब लचक दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था। नित जताया इब्तदाई तौर पर लाहौर, कराची और हैदराबाद में हालात काबू में करने के लिए मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सियासतदानों की इस लड़ाई में फौज भी एक पार्टी बन गई और फिर रफ्ता रफ्ता ताकत का तवाज़ुन सियासतदानों से खसकता हुआ फौज की तरफ झुकता चला गया। इस जमाने में ये बात भी मशहूर हुई कि PNA के सरकर्दा रहनुमा असगर खान ने फौजी क़यादत को ख़त लिख कर कहा कि वो मुल्की इंतज़ाम संभाल ले। इस दौरान पाकिस्तान की तारीख में जो पेशरफ्त हुई वो दोस्त ममालिक की मुदाखलत थी जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस ज़माने के लोगों को शायद याद हो कि सऊदी सफ़ीर रियाज अल खतीब साहिब ने जब ये देखा कि सियासतदान मुल्क को किसी और जानिब ले जा रहे हैं जिसका नतीजा बिल्कुल अच्छा नहीं, तो उन्होंने एक बिरादर मुल्क के सफ़ीर के तौर पर अपनी सालसी की खिदमात पेश की। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ ने ये पेशकश कबूल की, लिहाजा बहुत हद तक उनकी कोशिशों से PNA और हुकूमत बातचीत करने और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने पर रज़ामंद हो गए। तकरीबन 1.25 महीने तक ये मुज़ाकरात चलते रहे। इनमें कभी तेजी आ जाती थी, कभी ये सुस्त हो जाते थे, लेकिन सड़कों पर यह तहरीक नहीं रुकी। बिलाखिर इंतखाबात करवाने की तारीख पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात के लिए अक्टूबर की किसी तारीख पर इत्तफाक किया गया। इस समझौते के बाद सब तवक्को कर रहे थे कि हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन अचानक 4 और 5 जुलाई की दरमियानी शब 111 ब्रिगेड हरकत में आई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल हक ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया।